नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। पेश है आज शहादत हसन मंटो की लिखी कहानी 10 रुपये। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। वो गली के उस नुक्कड़ पर छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी। उसकी माँ उसे चाल में ढूंढ रही थी। किशोरी को अपनी खोली में बिठाकर और बाहर वाले से चाय लाने के लिए कहकर वह चाल की तीनों मंजिलों में अपनी बेटी को तलाश कर चुकी थी। मगर जाने वो कहाँ मर गई थी। संडास के पास जाकर भी उसने आवाज दी थी, ए सरिता, सरिता। मगर वो संडास में तो थी ही नहीं। और जैसा कि उसकी माँ समझ रही थी, अब सरिता को पेचिश की शिकायत भी नहीं थी कि दवा पिए बगैर उसको आराम आ चुका था। वो बाहर उस गली के नुक्कड़ पर जहाँ कचरे का ढेर पड़ा रहता है, छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी और हर किस्म के फिक्रों तरदूद से आजाद थी। उसकी माँ बहुत मुतफक्किर थी। वो किशोरी को अंदर खोली में बिठा आई थी। किशोरी ने कहा था, 3 सेठ बाहर बड़े बाजार में मोटर लिए खड़े हैं। सरिता कहाँ गायब हो गई है? मोटर वाले सेठ हर रोज तो आते नहीं। ये तो किशोरी की मेहरबानी है कि महीने में 1-2 बार मोटी आसामी ले आता है। वरना ऐसे मोहल्ले में जहां पान की पीकों और जली हुई बीड़ियों की मिली-जुली बू से किशोरी खुद घबराता हो, वहां भला सेठ लोग कैसे आ सकते हैं? किशोरी होशियार है, इसीलिए वो किसी आदमी को मकान पर नहीं लाता, बल्कि सरिता को कपड़े वपड़े पहनाकर बाहर ले जाता है। वो उन लोगों से कह दिया करता है कि साहब, आजकल जमाना बड़ा नाजुक है। पुलिस के सिपाही हर वक्त घात में लगे रहते हैं। अब तक 200 धंधा करने वाली छोकरियां पकड़ी जा चुकी हैं। कोर्ट में मुझ पर भी एक केस चल रहा है, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। सरिता की मां को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास रामदई बैठी बीड़ियों के पत्ते काट रही थी। सरिता की मां ने पूछा, तूने सरिता को कहीं देखा है? जाने कहाँ मर गई। बस आज मुझे मिल जाए, वो 4 चोट की मार मारो कि बंद बंद ढीला हो जाए। लौठा की लौठा हो गई, पर सारा दिन लौंडों के साथ खुद कड़े लगाती रहती है। रामदोई बीड़ियों के पत्ते काटती रही। उसने सरिता की मां को कोई जवाब नहीं दिया। सरिता की मां ने रामदई से खास तौर पर कुछ पूछा ही नहीं था। वो तो बस यूं ही बड़बड़ाती हुई रामदई के पास से गुजर गई थी। आमतौर पर यही होता था कि हर दूसरे तीसरे दिन उसे सरिता को ढूंढना पड़ता था और वो रामदई को, जो सारा दिन सीढ़ियों के पास पिटारी के सामने रखे बीड़ियों पर लाल और सफेद धागे लपेटती रहती थी, मुखातिब करके यही अल्फाज दोहराया करती थी। एक और बात वो चाल की सारी औरतों से कहा करती थी, मैं तो अपनी सरिता का किसी बाबू के साथ ब्याह करूंगी, इसीलिए तो उससे कहती हूँ कुछ पढ़ लिख ले। पास ही म्यूनसिपालिटी ने एक स्कूल खोला है, सोचती हूँ कि उसमें सरिता को दाखिल करा दूं। बहन, इसके पिता को बड़ा शौक था कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी हो। इसके बाद वो एक लंबी आह भरकर अपने मरे हुए शौहर का किस्सा छेड़ देती, जो चाल की हर औरत को जबानी याद था। सरिता की माँ की बात तो जाने दीजिए। अगर रामदई से पूछा जाता कि जब सरिता के बाप को, जो रेलवाई में काम करता था, बड़े साहब ने गाली दी तो क्या हुआ था, रामदई फौरन बता देती कि सरिता के बाप के मुंह में झाग भर आया था। वो साहब से कहने लगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, सरकार का नौकर हूं। तुम मुझ पर रौब नहीं जमा सकते। देखो, अगर फिर गाली दी तो तू हारे ये दोनों जबड़े हलक के अंदर कर दूंगा। बस फिर क्या था, साहब तौ में आ गया और उसने एक और गाली दे दी। इस पर सरिता के बाप ने गुस्से में साहब की गर्दन पर ऐसी धौल जमाई कि साहब का टोप 10 गज परे जा गिरा और उसको दिन में तारे नजर आ गए। मगर फिर भी वो बड़ा आदमी था। आगे बढ़कर उसने सरिता के बाप के पेट में अपने फौजी बूटों से इस जोर की ठोकर मारी कि सरिता के बाप की तिल्ली फट गई और वहीं लाइनों के पास गिरकर उसने जान दे दी। सरकार ने साहब पर मुकदमा चलाया और साहब से पूरे 500 रुपये सरिता की मां को दिलवाए। मगर सरिता की मां की किस्मत बुरी थी। उसको सट्टा और चाट पड़ गई और 5 महीने के अंदर अंदर सारा रुपया बर्बाद हो गया। सरिता की मां की जबान पर हर वक्त ये कहानी जारी रहती थी।
लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि कहानी सच है या झूठ। चाल में किसी आदमी को भी सरिता की मां से हमदर्दी नहीं थी, शायद इसलिए कि वो सब के सब खुद हमदर्दी के काबिल थे। कोई किसी का दोस्त नहीं था। इस बिल्डिंग में अक्सर ऐसे आदमी रहते थे जो दिन भर सोते रहते थे और रात को जागते थे कि उन्हें रात के पास वाली मिल में काम पर जाना होता था। उस बिल्डिंग में सब आदमी बिल्कुल पास पास रहते थे, लेकिन किसी को एक दूसरे में दिलचस्पी ना थी। चाल में करीब करीब सब लोग जानते थे कि फरीदा की माँ अपनी जवान बेटी से पेशा कराती है। जब वो कहा करती मेरी बेटी को तो दुनिया की कुछ खबर ही नहीं, तो कोई उसको झुठलाने की कोशिश ना करता था कि वो किसी के साथ अच्छा बुरा सलूक करने के आदी ही ना थे। बस एक बार ऐसा हुआ था कि सुबह सवेरे नल के पास तुकाराम ने सरिता को छेड़ा था और सरिता की माँ तुकाराम की बीवी को पुकारते हुए बहुत चीखी चिल्लाई थी, इस मुए गंजे को तू संभाल के क्यों नहीं रखती? परमात्मा करे ये दोनों आंखों से अंधा हो जाए, जिनसे इसने मेरी कुमारी बेटी की तरफ बुरी नजरों से देखा है। सच कहती हूँ एक रोज ऐसा फसाद होगा कि तेरी इस गंजी सौगात का मारे जूतों के सिर पिलपिला कर दूंगी। बाहर जो चाहे करता फिरे, पर यहाँ ऐसे भले मानसों की तरह रहना होगा। सुना तूने? और तुकाराम की भोंगी बीवी धोती बांधते बांधते बाहर निकल आई थी। खबरदार मुई चुड़ैल, जो तूने एक लफ्ज भी और जबान से निकाला, ये तेरी सरिता तो होटल के छोकरों से भी आंख मिचोली खेलती है, और तू क्या हम सबको तो अंधा समझती है? क्या हम सब जानते नहीं कि तेरी सरिता आए दिन बंद संवर के बाहर क्यों जाती है? बड़ी आई इज्जत वाली, जा जा, दूर दफान हो जा यहाँ से। फिर सरिता की माँ ने बहुत जोर देकर नफरत भरे लहजे में कहा था, अरे और वो तेरा यार घसलेट वाला, 2-2 घंटे उसे खोली में बिठाकर क्या तू उसका घसलेट सूंघती रहती है? तुकाराम की भोंगी बीवी के मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर थी, और ये बात तो खास तौर पर सब लोगों को मालूम थी कि जब घसलेट वाला आता है तो उसे अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तुकाराम की बीवी से सरिता की माँ की बोलचाल ज्यादा देर तक बंद न रही थी, और फिर दोनों का आपस में समझौता हो गया था। एक रोज रात को सरिता की माँ ने तुकाराम की बीवी को घुप अंधेरे में किसी से मीठी मीठी बातें करते पकड़ लिया था, और दूसरे रोज रात को तुकाराम की बीवी ने सरिता को एक जेंटलमैन आदमी के साथ मोटर में बैठे देख लिया था। सरिता की माँ बड़बड़ाते हुए सरिता को इधर उधर खोज रही थी कि सामने से तुकाराम की बीवी आ गई। सरिता की माँ ने पूछा, तूने कहीं सरिता को तो नहीं देखा? तुकाराम की बीवी ने भैंगी आंखों से गली के नुक्कड़ की तरफ देखा। वहां घोड़े के पास पनवाड़ी की लौंडिया के साथ खेल रही। फिर उसने आवाज धीमी करके पूछा, ये भी किशोरी ऊपर गया था, क्या तुमसे मिला? सरिता की माँ ने इधर उधर देखकर हौले से कहा, ऊपर बिठा आई हूँ। पर यह सरिता हमेशा वक्त पर कहीं गायब हो जाती है, कुछ सोचती नहीं, कुछ समझती नहीं, बस दिन भर खेलती कूदती रहती है। यह कहकर वह तेजी से घोड़े की तरफ बढ़ी, और जब वो सीमेंट की बनी हुई मूर्ति के पास पहुंची तो उसे देखकर सरिता फौरन उठ खड़ी हुई। सरिता के चेहरे पर अपसुर्दगी के आसार पैदा हो गए। उसकी माँ ने उसका बाजू पकड़ते हुए और उसे खींचते हुए खश्म औलाद लहजे में कहा, चल घर चलकर मर, तुझे तो सिवाय उछल कूद के और कोई काम नहीं। फिर रास्ते में उसकी माँ ने हौले से कहा, किशोरी बड़ी देर से आया बैठा है, एक मोटर वाले सेठ को लाया है, चल तू भाग के ऊपर चल और जल्दी जल्दी तैयार हो जा। और सुन, वो नीली जॉर्जेट की साड़ी पहनी हो, और देख ये तेरे बाल बहुत बुरी तरह बिखर रहे हैं, तू जल्दी से तैयार हो जा, कंघी मैं कर दूंगी। ये सुनकर कि कोई मोटर वाले सेठ आए हैं। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से। सरिता बहुत खुश हुई। उसे सेठ से इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी मोटर से। मोटर की सवारी उसे बहुत पसंद थी। जब मोटर फर्राटे भरती हुई खुली खुली सड़कों पर चलती और उसके मुंह पर हवा की तमाचे पड़ते, तो उसके दिल में एक नाकाबिले बयान मसरत उबलना शुरू हो जाती। मोटर में बैठकर उसको हर शय एक हवाई चक्कर दिखाई देता, और वह समझती कि वो खुद एक
बगुला है जो सड़कों पर उड़ता चला जा रहा है। सरिता की उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 बरस की हो, मगर उसमें अपना 13 बरस की लड़कियों का आशा था। वो औरतों से मिलना जुलना और उनसे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो सारा सारा दिन छोटी छोटी लड़कियों के साथ उटपटांग खेलों में मसरूफ रहती। ऐसे खेल जिनका कोई मतलब ही ना हो। मसाल के तौर पर वो गली की काली लुकफिरी सड़क पर खड़िया मिट्टी से लकीरें खींचने में बहुत दिलचस्पी लेती थी, और इस खेल में वो इस इन्हें से मसरूफ रहती जैसे सड़क पर वो टेढ़ी बंगी लकीरें अगर ना खींची गईं तो आमदो रफ्त बंद हो जाएगी। कभी कभी खोली से पुराने टाट उठाकर अपनी नन्ही नन्ही सहेलियों के साथ कोई कोई कई कई घंटे उन टाटों को फुटपाथ पर झटकने, साफ करने, बिछाने और फिर उन टाटों पर बैठे रहने के गैर दिलचस्प खेल में मशगूल रहती थी। सरिता खूबसूरत नहीं थी। रंग उसका सियाही माइल गंधुमी था। बम्बई के मरतूब मौसम के बायस उसके चेहरे की जिल्द हर वक्त चिकनी रहती थी। उसके पतले पतले होठों पर जो चीकू के छिलके दिखाई देते थे, हर वक्त एक खफीफ सी लर्जिश तारी रहती थी, और ऊपर के होंठ पर पसीने की 3-4 नन्ही नन्ही बूंदें हमेशा कपकपाती रहती थी। उसकी सेहत अच्छी थी कि गिलाजत में रहने के बावजूद उसका जिस्म सुडौल और मुतनसीब था। ऐसा मालूम होता था कि उस पर जवानी का हमला बड़ी शिद्दत से हुआ है। जब वो सड़क पर फुर्ती से इधर उधर चलती थी और जब उसकी मैली घघरी ऊपर को उठ जाती, तो कई राह चलते मर्दों की निगाहें उसकी पिंडलियों की तरफ उठ जाती थी, जिनमें जवानी के हमले के बयास ताजा रंदा की हुई सागवान की लकड़ी जैसे चमक दिखाई देती थी। उन पिंडलियों पर जो बालों से बिल्कुल बेनियाज थी, मसामों के नन्हे नन्हे निशान देखकर उन संगतरों के छिलके याद आ जाते थे, जिनकी छोटे छोटे खलियों में तेल भरा होता है और जो थोड़ा सा दबाव पड़ने पर ऊपर की तरफ उठकर आंखों में घुस जाया करता है। उसकी बाहें भी सुडौल थी। कंधों पर उनकी गोलाई मोटे और बड़े बेढब तरीके से सिले हुए ब्लाउज के बावजूद बाहर झांकती थी। उसके बाल बड़े घने और लंबे थे और उनमें से खोफरे के तेल की बू आती रहती थी। वो अपने बालों की लंबाई से खुश नहीं थी कि खेलकूद के दौरान में उसकी चोटी उसे बहुत तकलीफ दिया करती थी, जो एक मोटे कोड़े के मानिंद उसकी पीठ को थपकती रहती थी। उसे अपनी चोटी को मुख्तलिफ तरीकों से काबू में रखना पड़ता था। सरिता का दिलो दिमाग हर किस्म के फिक्रों तरद्दुद से आजाद था। दोनों वक्त उसे खाने को मिल जाता था। उसकी माँ घर का सब काम काज करती थी। आज सुबह को सरिता 2 बाल्टियां पानी से भरकर अंदर रख देती और शाम को हर रोज लैंप में 1 पैसे का तेल भरवा लाती। कई वर्षों से वो ये काम बड़ी बाकायदगी से कर रही थी। हर शाम आदत से बायस खुद ब खुद उसका हाथ उस प्याले की तरफ बढ़ता जिसमें पैसे पड़े होते, और फिर वो लैंप उठाकर नीचे चली जाती। कभी कभी यानी महीने में 4 या 5 बार जब किशोरी सेठ लोगों को लिए आता, तो सेठ लोगों के साथ होटलों में या कहीं अंधेरे मकामों पर जाने को वो तफरीह ख्याल करती थी। उसने इस बाहर जाने के सिलसिले के दूसरे पहलुओं पर कभी गौर नहीं किया था। वो समझती थी कि दूसरी लड़कियों के घरों में भी किशोरी जैसे आदमी आते होंगे और उन्हें भी सेठ लोगों के साथ बाहर जाना पड़ता होगा, और रात को वर्ली के ठंडे ठंडे बेंचों पर जूहू की गीली रेत पर जो कुछ होता है सबके साथ होता होगा। एक बार उसने अपनी माँ से कहा था, माँ अब तो शांता भी काफी बड़ी हो गई, उसको भी मेरे साथ भेज दिया करो ना। ये सेठ लोग मुझे अंडे खाने को देते हैं, शांता को अंडे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसकी माँ ने गोल मोल बात कही थी, हाँ हाँ उसको भी किसी रोज तुम्हारे साथ भेज दूंगी। उसकी माँ तो पूना से वापस आ जाए, और दूसरे ही रोज उसने शांता को, जो उस वक्त संडास से निकल रही थी, ये खुशखबरी सुनाई थी, तेरी माँ पूना से आ जाए तो सब मामला ठीक हो जाएगा, तू भी मेरे साथ वर्ली जाया करेगी। फिर उसने पिछली रात की बात शांता को कुछ इस तरीके से सुनाना शुरू की थी जैसे उसने कोई बहुत प्यारा सपना देखा हो। शांता को, जो सरिता से 2 बरस छोटी थी, सरिता की बातें सुनकर कुछ ऐसा लगा था जैसे उसके सारे जिस्म के अंदर नन्हे नन्हे घुंघरू बज रहे हों। सरिता की सब बातें सुनकर भी उसको तसल्ली ना हुई थी, और उसने सरिता का बाजू खींच कर कहा था, चल नीचे चलते हैं।
वहां बातें करेंगे। फिर वो दोनों मूर्ति के पास, जहां गिरधारी बनिए ने बहुत से टाटों पर खोपरे के मैले टुकड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे, बैठकर देर तक कपकपी पैदा करने वाली बातें करती रही थी। धोती के पर्दे के पीछे सरिता नीली जॉर्जेट की साड़ी पहन रही थी और साड़ी के मस ही से उसके बदन में गुदगुदी हो रही थी। मोटर की सैर का ख्याल उसके दिमाग में परिंदों की सी फड़फड़ाहटें पैदा कर रहा था। अब की बार सेठ कैसा होगा और उसे कहाँ ले जाएगा, ये और उस किस्म के दूसरे सवाल उसके दिमाग में नहीं आ रहे थे। जल्दी जल्दी कपड़े बदलते हुए उसने एक दो मर्तबा ये जरूर सोचा ऐसा ना हो, मोटर चले और चंद ही मिनटों में किसी होटल के दरवाजे पर रुक जाए। फिर एक दिन बंद कमरे में सेठ शराब पीना शुरू कर दिया और उसका दम घुटना शुरू हो जाए। उसे होटलों के बंद कमरे पसंद नहीं थे कि उनमें आमतौर पर लोहे की दो चारपाइयां इस तौर पर बिछी होती हैं, गोया उन पर जी भर के सोने की इजाजत नहीं। जल्दी जल्दी उसने जॉर्जेट की साड़ी पहनी और शिकने दुरुस्त करती हुई एक लम्हे के लिए किशोरी के सामने आ खड़ी हुई। किशोरी, जरा देखो, पीछे से साड़ी ठीक है ना? और जवाब का इंतजार किए बगैर वो लड़की के उस टूटे हुए बक्स की तरफ बढ़ी जिसमें उसने जापानी सुर्खी रखी हुई थी। एक धुंधले आईने को खिड़की के सलाखों में अटकाने के बाद दोहरी होकर उसके गालों पर पाउडर मला। फिर जब सुर्खी लगाकर वो बिल्कुल तैयार हो गई तो मुस्कुराकर उसने किशोरी की तरफ दाद तलब निगाहों से देखा। शोख रंग की नीली साड़ी में होठों पर बेतरतीबी से सुर्खी की धड़ी जमाए और सावले गालों पर प्याजी रंग का पाउडर मले वो मिट्टी का एक ऐसा खिलौना मालूम हो रही थी जो दिवाली के दिनों में खिलौने बेचने वालों की दुकान में सबसे ज्यादा नुमाया दिखाई दिया करता है। इतने में उसकी माँ आ गई। उसने जल्दी जल्दी सरिता के बाल दुरुस्त किए और कहा, देखो बेटा, अच्छी अच्छी बातें करना, जो कुछ वो कहे मान लेना। ये सेठ जो हैं बड़े आदमी हैं, मोटर इनकी अपनी है। फिर किशोरी से मुखातिब होकर उसने कहा, अब तू जल्दी से ले जा इसे, बेचारे कब से खड़े राह देख रहे होंगे। दूसरे ही लम्हे किशोरी और सरिता गली में थे, बाहर बड़े बाजार में, जहां कारखाने की लंबी सी दीवार दूर तक चली गई हो और एक पीले रंग की मोटर, यहाँ पेशाब करना मना है, कि छोटे से बोर्ड के पहलू में खड़ी थी और मोटर के तीन हैदराबादी नौजवान अपनी अपनी नाक पर रुमाल रखे किशोरी का इंतजार कर रहे थे। वो मोटर और आगे कहाँ ले जाती कि दीवार भी दूर तक चली गई थी, पेशाब का सिलसिला भी। जब गली के मोड़ पर उस नौजवान को जो मोटर का हैंडल थामे बैठा था किशोरी नजर आया तो उसने अपनी बाकी दो साथियों से कहा, लो भाई, वो आ गई, वो रहा किशोरी। और उसने गली में मोड़ की तरफ निगाहें जमाए रखी। अरे ये तो बिल्कुल छोटी सी लड़की है, जरा तुम भी देखो ना। अरे भाई, वो नीली साड़ी में। और जब किशोरी और सरिता मोटर के पास पहुंच गए तो पिछली सीट पर बैठे दो नौजवानों ने सीट के दरमियान में अपने अपने हैट उठा लिए और जगह बना दी। किशोरी ने आगे बढ़कर मोटर का पिछला दरवाजा खोला और फुर्ती से सरिता को अंदर दाखिल कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद किशोरी ने उस नौजवान से जो मोटर का हैंडल थामे हुआ था कहा, माफ कीजिएगा, जरा देर हो गई। ये बाहर अपनी किसी सहेली के पास गई हुई थी। तो उस नौजवान ने मुड़कर सरिता की तरफ देखा और फिर किशोरी से कहा, ठीक है, लेकिन उसने मोटर की खिड़की में से अपना सिर बाहर निकाला और हौले से कहा, शोरबोर तो नहीं मचाएगी ना? किशोरी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, सेठ, आप मुझ पर भरोसा रखिए। उस नौजवान ने जेब में से 2 रुपये निकाले और किशोरी के हाथ में थमा दिए। जाओ वैश करो। किशोरी ने सलाम किया और नौजवान ने मोटर स्टार्ट कर दी। शाम के 5 बज रहे थे। बंबई के बाजारों में गाड़ियां, ट्रामों, बसों और लोगों की आमादो रफ्त बहुत ज्यादा थी। सरिता खामोशी से दो नौजवानों के बीच में दुबकी सी बैठी हुई थी। बार बार वो अपनी राड़ों को जोड़कर उन पर अपनी हाथ रख देती। वो कुछ कहते कहते रुक सी जाती। शायद वो मोटर चलाने वाले नौजवान से कहना चाहती थी, सेठ, जल्दी जल्दी मोटर चलाओ, यूं तो मेरा दम घुट जाएगा। बहुत देर तक किसी ने कोई बात ना कही। अगली सीट पर बैठा नौजवान मोटर चलाता रहा और पिछली सीट पर दोनों हैदराबादी नौजवान दाएं और बाएं कानों में सिमटे अपनी अपनी अचकनों में वो इज़्तिराब छुपाते रहे जो अब की दफा एक जवान लड़की को बिल्कुल अपने पास देखकर उन्हें महसूस हो रहा था। ऐसी जवान लड़की जो कुछ वक्त के लिए उनकी अपनी थी, यानी जिससे वो बिला खौफो खतर
छेड़छाड़ कर सकते थे। वो नौजवान जो मोटर चला रहा था 2 बरस से बंबई में कयाम पीजरी था और सरिता जैसी कई लड़कियां दिन के उजाले और रात के अंधेरे में देख चुका था। उसकी पीली मोटर में मुख्तलिफ रंगों नस्ल की छोकरियां दाखिल हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई खास बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। हैदराबाद से उसके 2 दोस्त आए हुए थे और उनमें एक जिसका नाम शहाब था, बंबई में पूरी तरह सैरो तफरीह करना चाहता था और उसी के लिए किफ़ायत ने यानी बंबई के क़याम पीज़री मोटर के मालिक ने अज़राहे दोस्त नवाजी किशोरी के जरिए सरिता हासिल कर ली थी। दूसरे हैदराबादी दोस्त अनवर में अखलाकी ज़रूरत कम थी, इसीलिए वो मारे शर्म के किफ़ायत से ये ना कह सका कि उसके लिए भी एक हो जाए। किफ़ायत ने सरिता को पहले कभी नहीं देखा था कि किशोरी बहुत देर के बाद ये नई छोकरी कहीं से निकाल कर लाया था। इस नएपन के बावजूद उसने अभी तक सरिता में दिलचस्पी ना ली थी, शायद इसलिए कि वो एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकता था। शायद मोटर चलाने के साथ साथ वो सरिता की तरफ ध्यान नहीं दे सकता था। जब शहर पीछे रह गया और मोटर मुसाफात की एक सड़क पर चलने लगी तो सरिता उछल पड़ी। वो दबाव जो अब तक उसने अपने ऊपर डाल रखा था, ठंडी हवा के झोंकों और उड़ती हुई मोटर ने एकदम उठा लिया। उसके अंदर बिजलियां सी दौड़ गईं और वो सर तापा हरकत बन गई। उसकी टांगें थिरकने लगी, बाजू नाचने लगे, उंगलियां कपकपाने लगी और वो अपने दोनों तरफ भागते हुए दरख्तों की दौड़ती हुई निगाहों से देखने लगी। शहाब और अनवर भी आराम महसूस कर रहे थे। शहाब ने जो सरिता पर अपना हक समझता था, हौले से अपना बाजू उसकी कमर में हायल करना चाहा तो एकदम सरिता की गुदगुदी उठी और वो तड़प कर अनवर पर जा गिरी। फिर पीली मोटर की खिड़कियों में से बाहर उछलकर दूर तक पीछे की जानिब उसकी हंसी लुढ़कती चली गई। शहाब ने जब एक बार फिर उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया तो दोहरी हो गई और हंसते हंसते उसका बुरा हाल हो गया। अनवर कोने में दुबका पड़ा बैठा रहा और अपने मुंह में थूक पैदा करने की कोशिश करता रहा। शहाब के दिलो दिमाग में शोक रंग भर गए। उसने किफायत से कहा, अल्लाह बड़ी करारी लौंडिया है। ये कहकर उसने जोर से सरिता की रान में चुटकी भर। सरिता ने इसके जवाब में अनवर का कान हौले से मरोड़ दिया, शायद इसलिए कि वो उसके बिल्कुल पास था। मोटर में कह कहे उबलने लगे। किफायत बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहा था, हालांकि उसे अपने सामने लगे छोटे से आईने में सब कुछ दिखाई दे रहा था। कहकहों के जोर का साथ देने की खातिर उसने मोटर की रफ्तार तेज कर दी। सरिता का जी चाहा कि वो बाहर सामने मोटर के मुंह पर बैठ जाए, वहां जहां हवा के टकराव से कांपती हुई परी फंसी पड़ी थी। वो आगे की तरफ झुकी हुई थी। शहाब ने उसे छेड़ा तो संभलने की खातिर उसने किफायत के गले में बाहें इमाइल कर दी। किफायत ने गैर इरादी तौर पर उसके हाथ चूम लिए। एक सनसनी सी उसके जिस्म में दौड़ गई और वो फांद कर अगली सीट पर किफायत के पास बैठ गई और उसकी टाई से खेलने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने किफायत से पूछा। मेरा नाम, किफायत ने कहा, मेरा नाम किफायत है। यह कहकर उसने 10 रुपये का एक नोट सरिता के हाथ में थमा दिया। सरिता ने उसके नाम की तरफ कोई तवज्जो ना दी और नोट अपनी चोली में उड़स कर बच्चों की तरह खुश होकर कहा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारी ये टाई बहुत अच्छी है। उस वक्त सरिता को हर शय अच्छी नजर आ रही थी। वो चाहती थी कि जो कुछ बुरा है अच्छा हो जाए और फिर ऐसा हो कि मोटर तेजी से दौड़ती रहे, हर शय हवाई बगुला बन जाए। एकदम उसका जी चाहा कि गाए। उसने किफायत की टाई छोड़ दी और गाना शुरू कर दिया। तुम्ही ने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। कुछ देर वो ये फिल्मी गीत गाती रही, फिर एकदम पिछली सीट की तरफ घूम गई और अनवर को गुमसुम देखकर कहने लगी, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? कोई बात करो, कोई गीत गाओ। ये कहती हुई वो उचक कर पिछली सीट पर चली गई और फिर शहाब के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करने लगी। आओ हम दोनों गाएं। तुम्हें याद है वो गाना जो देविका रानी ने गाया था, मैं बन के चिड़िया बन के बन बन ढोलूं रे। देविका रानी कितनी अच्छी है। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपनी ठोड़ी के नीचे रख लिए और आंखें झपकाते हुए कहा। देविका रानी और अशोक कुमार पास पास खड़े थे। देविका रानी कहती थी, मैं बन की चिड़िया बन बन के डोलूं रे।
और अशोक कुमार कहता था, तुम कहो ना। सरिता ने गाना शुरू कर दिया, मैं बन की चिड़िया बन बन के डोलूं रे। शहाब ने अपनी भद्दी आवाज बुलंद की, मैं बन की पंछी बन के बन बन डोलू रे। और फिर बाकायदा डुएट शुरू हो गया। किफायत ने हॉर्न बजाकर ताल का साथ दिया। सरिता ने तालियां बजानी शुरू कर दी। सरिता का बारीक सुर, शहाब की फटी हुई आवाज, हॉर्न की पोंपों, हवा की साएं साएं और मोटर के इंजन की फरफराहट सब मिलजुल कर एक ऑर्केस्ट्रा बन गया। सरिता खुश थी, शहाब खुश था, किफायत खुश था। इन सबको खुश देखकर अनवर को भी खुश होना पड़ा। वो दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसने खामखा अपने को कैद कर रखा है। उसके बाजुओं में हरकत पैदा हुई, उसके सोए हुए जज्बात ने अंगड़ाइयां ली और वो सरिता, शहाब और किफायत की शोर आफशां खुशियों में शरीक होने के लिए तैयार हो गया। गाते गाते सरिता ने अनवर के सिर पर से उसका हैट उतारकर अपने सिर पर रख लिया, जो बेध्यानी में अनवर ने पहन लिया था। ये देखने के लिए हैट उसके सिर पर कैसा लगता है। सरिता उचक कर अगली सीट पर चली गई और नन्हे सायने में अपना हैट से ढका हुआ सिर और चेहरा देखने लगी। अनवर सोचने लगा, क्या वो मोटर में शुरू ही से हैट पहने बैठा है। सरिता ने जोर से किफायत की मोटी रान पर तमाचा मारा। अगर मैं तुम्हारी पतलून पहन लूं और कमीज पहनकर तुम्हारी जैसी टाई लगा लूं तो क्या मैं पूरा साहब न बन जाऊं। किफायत की समझ में कुछ ना आया कि वो क्या कहे, क्या करे। उसने यूं ही अनवर से कहा, अनवर वल्लाह तुम निरे चुगद हो। अनवर ने महसूस किया कि वो वाकई बहुत बड़ा चुगद है। किफायत ने सरिता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम? सरिता ने हैट के फीते को अपनी ठोड़ी के नीचे जमाते हुए कहा, मेरा नाम सरिता है। साहब पिछली सीट से बोला, सरिता तुम लड़की नहीं फुलझड़ी हो। अनवर ने कुछ कहना चाहा मगर कुछ कह ना सका। सरिता ने ऊंचे सुरों में गाना शुरू कर दिया, प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब संसार। किफायत और शहाब के दिल में बैक वक्त और ख्वाहिश पैदा हुई कि उनकी ये मोटर यूं ही सारी उम्र चलती रहे। अनवर फिर सोच रहा था कि वो चुगद नहीं है तो क्या है। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब संसार के टुकड़े देर तक उड़ते रहे। सरिता के बाल जो उसकी ढीली चोटी की गिरफ्त से अब आजाद हो गए थे, यूं लहरा रहे थे जैसे गढ़ा हुआ हवा के जैसे गाढ़ा धुआं हवा के दबाव से बिखर रहा हो। वो खुश थी, शहाब खुश था, किफायत खुश था और अब अनवर फिर खुश होने का इरादा कर रहा था। गीत खत्म हुआ तो सबको थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ कि जो जोर की बारिश हो रही थी एकाएक थम गई। किफायत ने सरिता से कहा, कोई और गीत गाओ। सरिता ने गाना शुरू कर दिया, मोरे आंगन में आए आली मैं चाल चलूं मतवाली। मोटर भी मतवाली चाल चल रही थी। आखिरकार सड़क के सारे पेच खत्म हो गए और समंदर का किनारा आ गया। दिन ढल रहा था और समंदर से आने वाली हवा खुनकी इख्तियार कर रही थी। मोटर रुकी तो सरिता ने हैट उतारकर सीट पर रख दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। फिर उसने साहिल के साथ साथ बेमकसद दौड़ना शुरू कर दिया। किफायत और शहाब भी दौड़ने लगे। खुली फजा में बेपयां समंदर के पास तार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों तले गीली गीली रेत पर सरिता समझ ना सकी कि वो क्या चाहती है। उसका जी चाह रहा था कि बैकवक्त फजा में घुल जाए, समंदर में फैल जाए, इतनी ऊंची उठ जाए कि तार के दरख्तों को ऊपर से देख सके। साहिल की रेत की सारी नमी पैरों के जरिए अपने अंदर जज्ब कर ले और फिर वही मोटर हो, वही उड़ाने, वही तेज तेज झोंके और वही मुसलसल पों पों। वो बहुत खुश थी। जब तीनों हैदराबादी नौजवान साहिल की गीली गीली रेत पर बैठकर बियर पीने की तैयारी करने लगे तो किफायत के हाथ से सरिता ने बोतल छीन ली। ठहरो मैं डालती हूँ। उसने इस तरह गिलास में बियर उड़ेली की झाग ही झाग पैदा हो गई। वो ये तमाशा देखकर बहुत खुश हुई। सांवले सावले झागों में उसने अपनी एक उंगली खुबोई और अपने मुंह में डाल ली। जब कड़वाहट महसूस हुई तो बुरा मुंह बनाया। किफायत और शहाब बेअख्तियार हंस पड़े। अनवर भी हंस रहा था। बियर की 6 बोतलें कुछ तो झाग बनकर साहिल की रेत में जब्त हो गई और कुछ किफायत, शहाब और अनवर के पेट में चली गई। सरिता गाती रही। अनवर ने एक बार निगाहें जमाकर सरिता की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि वो बियर की बनी हुई है। उसके सामने गाल समंदर की नम आलूद हवा के मस से
गीले हो रहे थे। वो बेहद मसरूफ थी। अब अनवर भी खुश था। उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि समंदर का सारा पानी बियर बन जाए और वह उसमें गोते लगाए। सरिता उसमें डुबकियां ले। सरिता ने एक एक खाली बोतल अपने दोनों हाथों में थामी और धीरे से एक दूसरे से टकरा दी। झांक कर पैदा हुई तो उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। किफायत, शहाब और अनवर भी हंसने लगे। हंसते हंसते सरिता ने किफायत से कहा, आओ मोटर चलाए। सब उठ खड़े हुए। खाली बोतलें गीली गीली रेत पर औंधी पड़ी रही गई और वे सब भागकर मोटर में बैठ गए। फिर वही हवा के तेज तेज झोंके आने लगे। वही मुसलसल पौं पौं शुरू हो गई। वही सरिता के गाढ़ा धुआं से बाल बिखरने लगे। गीतों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मोटर हवा में आरे की तरह चलती रही और सरिता गाती रही। वो पिछली सीट पर शहाब और अनवर के दरमियान बैठी हुई थी। अनवर ऊँघ रहा था। उसने शरारत से शहाब के बालों में अपने दाएं हाथ की उंगलियों से कंघी करना शुरू कर दी और वो उसके देखते देखते सो गया। उसने अनवर की तरफ रुख किया तो उसे भी सोया हुआ पाया। वो दोनों के बीच में से उठकर अगली सीट पर किफायत के पास बैठ गई और आवाज दबाकर हौले से कहने लगी, आपके दोनों दोस्त को सुला आई हूं, अब आप भी सो जाइए। किफायत मुस्कुराया। फिर मोटर कौन चलाएगा? सरिता भी मुस्कुराई, अपने आप चलती रहेगी। फिर वो बाजार आ गया जहाँ किशोरी ने सरिता को मोटर के अंदर दाखिला किया था। फिर वो दीवार आ गई जहाँ यहाँ पेशाब करना मना है का बोर्ड लगा हुआ था। सरिता ने कहा, बस यहाँ रोक लो। मोटर रुकी ही थी और पेशतर इसकी कि किफायत कुछ सोच सकता या कह सकता। सरिता मोटर से बाहर निकल चुकी थी। उसने इशारे से सलाम किया और गली की तरफ चल दी। किफायत हैंडल पर हाथ रखे सरिता को जाते हुए देख रहा था और साथ ही अपने जहन में सारी शाम को ताजा करने की कोशिश कर रहा था कि सरिता का कदम रुक गए। वो मुड़ी, उसकी तरफ बढ़ी, करीब पहुंची और चोली में से 10 रुपये का नोट निकालकर उसने किफायत के पास सीट पर रख दिया। किफायत ने हैरत से नोट की तरफ देखा और कहा, सरिता ये क्या? ये रुपये? लेकिन किस बात की? ये कहकर वो फुर्ती से दौड़ गई। किफायत सीट के गद्दे पर पड़े हुए नोट की तरफ देखता रह गया। फिर उसने मुड़कर पिछली सीट की तरफ देखा। आप और अनवर भी नोट की तरह पड़े हुए थे। आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।